सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में भारत का पहला एकीकृत राजमार्ग ट्रॉमा केयर सिस्टम प्रोजेक्ट संजीवनी अभी किस राज्य ने लॉन्च किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो याद रखना, अभी तेलंगाना सरकार ने प्रोजेक्ट संजीवनी नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य है सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की जल्दी मदद करके उनकी जान बचाना। देखो, जब कोई भी सड़क हादसा होता है तो उसका जो पहला घंटा होता है, जिसे गोल्डन आवर कहते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस व्यक्ति के लिए जिसका एक्सीडेंट हुआ है। अगर इस समय पे उसे सही इलाज मिल जाता है तो उसकी जान बच सकती है, और यही काम इस प्रोजेक्ट में किया जाएगा। कैसे काम करेगा ये प्रोजेक्ट? तो अभी आप कह सकते हो इस प्रोजेक्ट को जो नेशनल हाईवे 44 है, तो उस पर हैदराबाद से आदिलाबाद का जो रास्ता है 251 किलोमीटर लंबा, वहां पर इस प्रोजेक्ट को अभी शुरू किया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, इस बीच जो भी टोल प्लाजा होंगे वहां पर क्विक रेस्पॉन्स टीम को तैनात किया जाएगा। ये टीमें 10 मिनट के अंदर एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाएंगी। यहाँ पे पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड ये सभी मिलकर के काम करेंगी। इसमें ये नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर नई टेक्नोलॉजी मतलब ये रोड पे कुछ सिस्टम लगाएंगे जो तुरंत पहचान कर लेगा कि भैया कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ। जैसे ही कोई एक्सीडेंट होगा, टीम को तुरंत सूचना मिल जाएगी और ये 10 मिनट के अंदर अंदर उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। तो प्रोजेक्ट का उद्देश्य आपको समझ में आ गया। तो इसका लक्ष्य भी यही है, दुर्घटना के बाद तुरंत मदद देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना। और नेशनल हाईवे 44 से कुछ याद आ रहा है, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 44। अब यहाँ पे मैं आपको तेलंगाना लेकर के चलूंगा, लेकिन उससे पहले इसी तरह के दो प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत मेडिकल मदद और कैशलेस इलाज के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री राहत योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत दुर्घटना के पीड़ितों को 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज दिया जाता है। और एक हमने पढ़ा था, मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले व्यक्तियों के लिए अभी एक योजना शुरू की थी। कौन सी योजना? राहवीर योजना। तो राहवीर योजना को अपनाने वाला या लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है, पहला यूनियन टेरिटरी दिल्ली है। और इसमें मदद करने वालों को कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? 25,000 रुपए दी जाती है। इस योजना को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसी से मिलती जुलते ये प्रश्न था और ये योजनाएं थी, तो मैंने आपको रिवाइज कराया। बाकी तेलंगाना में आपको लेकर के चलता हूं। तो ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल हैदराबाद होती है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल। आपको पता है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। कब? 2 जून 2014 में। यहाँ का राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है, पशु है जिंका यानी हिरण, वृक्ष है जम्मी चेट्टू, पुष्प है तांगेदू, उत्सव है सदर सम्मेलन, यहाँ का राजकीय उत्सव। कुछ और प्रश्न देखें यहाँ से। तो आप देखोगे निवेशक दीदी पहल का दूसरा चरण अभी शुरू हुआ था हैदराबाद में। बथुकम्मा उत्सव मनाया गया यहाँ पर। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हुआ था बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। और तेलंगाना पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों में म्यूल बैंक खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया था। अभी हैदराबाद में 23वां बायो एशिया सम्मेलन 2026 हुआ। इंदिरा माँ परिवार जीवन बीमा योजना यहाँ शुरू हुई। भूभारती पोर्टल लॉन्च हुआ था। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने अभी तेलंगाना में 2 नई पहलें शुरू की थी। ATL अटल टिंकरिंग लैब सारथी और मेंटोर इंडिया एकेडमी। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को अधिसूचित रोग नोटिफिएबल डिजीज बना दिया है, मतलब घोषित कर दिया है। और अभी दूसरा रग्बी प्रीमियर लीग 2026 ये होगा गाचिबौली स्टेडियम हैदराबाद में। ठीक है, तो ये तेलंगाना से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अनीता चौधरी को। तो अनीता चौधरी, याद रखना, राजस्थान की एक वन अधिकारी है, फॉरेस्ट गार्ड है। वे राजस्थान के शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में काम करती है, वहां पर ये फॉरेस्ट गार्ड का काम करती है। और अभी उन्हीं को WWF का मछली राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 दिया गया। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो वन्य जीवों की रक्षा में बड़ा योगदान देते हैं। और इन्हें क्यों मिला? तो इन्होंने पिछले कुछ सालों में 500 से ज्यादा जानवरों की जान बचाई है। जो खतरनाक जानवर है जैसे मगरमच्छ, उसको भी सुरक्षित बचाया। किससे? शिकारियों से, तस्करों से, और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ इन्होंने सख्त कार्रवाई की। तो इसी के लिए इनको भी ये
WWF का मछली राष्ट्र पुरस्कार 2026 मिला है। देखो WWF का ये जो मछली राष्ट्र पुरस्कार, इसकी बात कर लें तो ये पुरस्कार WWF मतलब होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, इसके द्वारा दिया जाता है। और इसका नाम, इस पुरस्कार का नाम मछली के नाम पे रखा गया। मछली आपको याद होगा रणथंभौर की एक प्रसिद्ध टाइग्रेस थी, उसी के नाम पे इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। और ये कहाँ पर है? फॉरेस्ट गार्ड, तो आपने कहा कि शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कहाँ पर है? राजस्थान के 12 जिले में है। ठीक है। और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1961 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, अनीता चौधरी इनका नाम है। बाकी कुछ और अवार्ड्स में आपको रिवाइज कराऊं। अभी एबेल पुरस्कार 2026 दिया गया था ग्रेड फॉल्टिंग को, जर्मन के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अभी रंगमंच में उत्कृष्टता के लिए 2026 का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमोल पालेकर को। उसके अलावा 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया आर वेर्रामुथु को, इनका संबंध तमिल भाषा से है। और अभी ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 ये दिया गया रूबल नागी को। 2025 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, मतलब घोषणा हो चुकी है, और इसमें हिंदी का दिया गया ममता कालिया को, उनके मेमोयर संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। अंग्रेजी का नवतेज सरना को उनके नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग, और राजस्थानी भाषा में जितेंद्र कुमार सोनी को उनके कहानी संग्रह भारखमा के लिए। और 2026 का प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया वीणा वादक जयंती कुमार रेश को। और नृत्य कलानिधि पुरस्कार नरेंद्र जी को दिया गया, उनका संबंध भरतनाट्यम से है। और सरस्वती सम्मान 2025 ये दिया गया राम कुमार मुखोपाध्याय को, बांग्ला लेखक है, उनकी कृति हरा पार्वती कथा के लिए, एक बांग्ला उपन्यास है ये। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं भैया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी फिक्की के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अनंत स्वरूप को। तो याद रखेंगे अनंत स्वरूप जो कि पूर्व सरकारी अधिकारी हैं, मतलब इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस में ये काम कर चुके हैं, और अभी उनको फिक्की का नया महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। उन्होंने यहाँ पे किनका स्थान लिया? शैलेश पाठक का स्थान लिया है। फिक्की की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मतलब ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सर्वोच्च व्यावसायिक संगठन है। स्थापना होती है 1927 में। याद रखना, इसकी जो स्थापना है महात्मा गांधी जी की सलाह पर भारतीय व्यवसायी थे जेडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, उनके द्वारा की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और डायरेक्टर जनरल अगर पूछेंगे तो वो है ज्योति विज। और अभी सेक्रेटरी जनरल कौन बन गए हैं? तो ये बन गए अनंत स्वरूप बन गए। ठीक है, बाकी कुछ और अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी हमने पढ़ा था नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी थी भूमिका श्रेष्ठ। देश की पहली खुले तौर पर क्वीर राज्यसभा सांसद बनी थी मेनका गुरुस्वामी, पश्चिम बंगाल से हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति बनी। विक्रम दुर्राईस्वामी को चीन में भारत का अगला राजदूत एम्बेसडर बनाया, जबकि पेरिया सामी कुमारन को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनाया। डॉक्टर संजय तिवारी को अभी नए राष्ट्रीय दंत आयोग नेशनल डेंटल कमीशन का पहला अध्यक्ष बनाया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का डायरेक्टर जनरल बनाया पीयूष आनंद को। और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का नया प्रमुख बनाया गया वीर विक्रम यादव को। बीपीसीएल के नए सीएमडी संजय खन्ना बने। नेस्कॉम फाउंडेशन के नए अध्यक्ष यूबी प्रवीण राव बने। बिहार के नए मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी। ठीक है, तो ये सारे अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 अप्रैल को। हर साल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर। अच्छा, हीमोफीलिया की बात करते हैं। तो ये खून से जुड़ी बीमारी है। इसमें क्या होता है, शरीर में खून का थक्का, जिसे आप क्लोटिंग कहते हैं, ये सही से नहीं बन पाता। तो अगर आपके शरीर में छोटी सी चोट भी लग जाती है तो वहां से खून बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। और इस रोग की बात करें तो आप कह सकते हो ये जन्म से होने वाली यानी कि अनुवांशिक बीमारी है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे फैलती है। ज्यादातर पुरुषों में होती है, महिलाएं आमतौर पर इसकी वाहक यानी कि करियर होती है। तो इस दिवस की हमने शुरुआत की थी 1989 में। और ये जो दिन है ये फ्रैंक श्नेबेल के जन्मदिन पर हम मनाते हैं। उन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना की थी। वैसे हीमोफीलिया जो डिजीज है, इसे शाही बीमारी भी कहते हैं, रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंग्लैंड की महारानी थी ना, महारानी विक्टोरिया,
उनको ये बीमारी थी और वो शाही खानदान से थी, इसीलिए इस बीमारी को शाही बीमारी, रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। वैसे डे वाला प्रश्न है, चलो अप्रैल के अभी तक के सारे डेज में आपको रिवाइज कराता हूँ। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस था, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसन डे, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती हमने मनाई, 15 अप्रैल को अभी विश्व कला दिवस और 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे के रूप में मनाया। तो ये अप्रैल के सारे डेज हम मना चुके हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु भैरवे मंदिर का उद्घाटन अभी कहां पर किया? तो आंसर होगा कर्नाटक में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित श्री गुरु भैरवे मंदिर का उद्घाटन किया है। ये भव्य मंदिर आदिचुंच नगिरी मठ के 71वें मठाधीश परम पूज्य डॉक्टर बाल गंगाधरनाथ महास्वामी जी की स्मृति में, उनकी याद में बनाया गया है। उन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा और आध्यात्मिक काम किए थे, इसीलिए ये मंदिर उनकी स्मृति को समर्पित है। इस मंदिर की खासियत है कि इसका जो लुक है ये देखने में कोणार्क सूर्य मंदिर के जैसा दिखता है। अब टेम्पल वाला प्रश्न है, कुछ टेम्पल से ही, चलो मंदिरों से ही संबंधित मैं आपको प्रश्न रिवाइज कराता हूँ। मोदी जी ने, आपको याद होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। मोदी जी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े योग सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया? वाराणसी। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर ये बना अमेरिका में। और PM मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया था नवी मुंबई में। BAPS संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां किया था? साउथ अफ्रीका में। और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहां किया गया? उसके अलावा रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया राजगीर बिहार में। और भारत सरकार ने अभी इंडोनेशिया के साथ प्रम्बानन मंदिर परिसर की मरम्मत और संरक्षण के लिए समझौता किया था। तो प्रश्न आ सकता है, प्रम्बानन मंदिर कहां पर है? इंडोनेशिया। अच्छा, इस्कॉन जो टेम्पल होते हैं, तो इस्कॉन की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न तो एग्जाम में आ भी चुका है। तो आंसर होगा भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। इस्कॉन का मतलब होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आप देखोगे ये मंदिर वाला ही प्रश्न था, तो मंदिरों से ही सारे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी इन्फोसिस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्लोस अल्काराज। आप जानते हो ये टेनिस के प्लेयर हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं। कार्लोस अल्काराज 7 बार ग्रैंड स्लैम खिताब ये जीत चुके हैं और अभी इन्हीं को इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इन्फोसिस जिसकी स्थापना होती है 1981 में, हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। CEO सलील पारेख है और इसके फाउंडर थे NR नारायण मूर्ति। तो याद रखना, इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन? कार्लोस अल्काराज। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अभी पंजाब नेशनल बैंक के बने थे हरमिनप्रीत कौर, हरियाणा राज्य महिला आयोग की बनी थी शेफाली वर्मा, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जो भी भारत श्रीलंका में हुआ था, भारत ने जीता, उसका टूर्नामेंट एम्बेसडर बनाया गया था रोहित शर्मा को। 28वीं एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के बने ब्रांड एम्बेसडर कौन? शरद कमल। और SBI जनरल इंश्योरेंस के पंकज त्रिपाठी, सिटी यूनियन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा। यूनिक्लो ये जापानी फैशन क्लोथिंग ब्रांड है, इसके भारत में ब्रांड एम्बेसडर बने जसप्रीत बुमराह। उसके अलावा भीम पेमेंट एप्लीकेशन के बने MS धोनी। क्रोएशिया की मशहूर एथलीट ब्लैंका व्लासिक को TCS वर्ल्ड 10 के बंगलुरु 2026 के लिए इंटरनेशनल एम्बेसडर बनाया गया था। जिंदल स्टेनलेस स्टील के पहले ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने और AR रहमान को यामा म्यूजिक इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को भी शामिल किया गया? तो आंसर होगा रणवीर कपूर। तो अभी टाइम मैगजीन ने साल 2026 के लिए दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है और इस सूची में आप देखोगे तो 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। एक तो एक्टर है रणवीर कपूर, एक जो गूगल के CEO हैं जो भारतीय मूल के हैं सुंदर पिचई वो,
और एक जो इंडियन शेफ है, मतलब पाक कला के क्षेत्र से हैं ये, विकास खन्ना इनका नाम है। एक टेक्नोलॉजी से सेक्टर से आ गए सुंदर पिचई, और एक एक्टिंग मनोरंजन एंटरटेनमेंट कैटेगरी से रणबीर कपूर। हमारा तो जो प्रश्न का उत्तर है वो रणबीर कपूर है। तो टाइम 100 लिस्ट क्या है? ये अमेरिकन जो न्यूज मैगजीन है टाइम मैगजीन, उसी के द्वारा हर साल जारी की जाने वाली एक सूची है। यह उन 100 व्यक्तियों को मान्यता देती है जिन्होंने विश्व की पॉलिटिक्स, बिजनेस, आर्ट्स, साइंस एंड सोसाइटी पर गहरा प्रभाव डाला हो। अच्छा, टाइम मैगजीन से ही कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी 2026 का ये प्रश्न है। टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 की सूची जारी की थी। उसमें से भारत के 4 स्थानों को भी शामिल किया गया। वो 4 स्थान कौन कौन से हैं? महारो खेत जोधपुर, शक्ति हिमालय प्रांगण लॉज उत्तराखंड में है, द ओबेरॉय राजगृह पैलेस जो मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा AABBCC, ये भी एक तरह का रेस्टोरेंट ही है, ये आपको मिलेगा दिल्ली में। बाकी टाइम मैगजीन की बात करें, स्थापना होती है 1923 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी, और ये अमेरिका की पहली साप्ताहिक न्यूज मैगजीन है। अभी टाइम पत्रिका ने, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना था आर्किटेक्ट ऑफ AI को, और CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना था जो यूट्यूब के CEO है नील मोहन को। ठीक है, तो ये प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में 15वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में भारत के लिए गोल्ड किसने जीता? तो आंसर होगा श्रेया शांतनु मुंधाड़ा ने। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 की हम बात कर रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल मैथमेटिक्स प्रतियोगिता है जिसमें अलग अलग देशों की लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अभी 9 से लेकर 15 अप्रैल तक हुआ था। ये 15वां संस्करण था। कहाँ पर? फ्रांस में हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत ने पहली बार इसमें गोल्ड जीता है। और भारत की तरफ से गोल्ड कौन लेकर के आई है? श्रेया शांतनु मुंदाड़ा जो मुंबई की है। और सिल्वर संजना फिलोचाको को मिला है, केरल से हैं। और शिवानी भरत कुमार जो तमिलनाडु से हैं, उन्होंने यहाँ पे ब्रोंज जीता। मतलब भारत ने एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रोंज जीता है। और इस तरह से 67 देशों में से भारत 6ठे स्थान पर है। मैथ से याद आएगा वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे, जिसे इंटरनेशनल पाई डे भी आप कह सकते हो, ये हम 14 मार्च को मनाते हैं। जबकि नेशनल मैथमेटिक्स डे जो श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती को मनाया जाता है, कब? 22 दिसंबर को। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ताजा अनुमानों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया गया? तो आंसर होगा 6ठा स्थान। वैसे ये प्रश्न मैंने आपको कल भी करवाया था, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो उस प्रश्न को ही मैंने हटा दिया था। तो एक्चुअली में आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसे कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2026। और इसी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत अब दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की GDP 4.15 ट्रिलियन डॉलर है। पहले भारत इसमें 4थे स्थान पर था। दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था भारत, लेकिन अभी हम देख रहे हैं भारत 6ठे स्थान पर चल गया है। मतलब जो जापान और UK है, ये भारत से आगे निकल गए। बाकी आप देख सकते हो जो टॉप सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो अमेरिका की है। फिर चाइना, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, और भारत 6वें स्थान पे आ गया। और एक पॉइंट ध्यान रखना कि भारत अभी भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2026 और 2027 में इसका 6.5% ग्रोथ रहने का अनुमान है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत अभी भी दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की जो ग्रोथ है, जो GDP आप कह दो कितनी है, और इसमें अगर हम बात करें भारत की जो ग्रोथ है वो कितनी है? लगभग 6.5%। जबकि दुनिया की जो ग्रोथ है, दुनिया की एवरेज ग्रोथ, वो कितनी है? 3%। उसके अलावा अगर आप जानना चाहोगे कि यार भैया अभी तक दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था भारत, अभी 4थे से 6ठे स्थान पे कैसे आ गया? तो इसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो GDP का नया बेस ईयर चुनना। भाई अभी तक जो हमारे GDP की जो गणना है, उसके लिए जो आधार वर्ष होता था वो 2011-12 होता था। अभी उसे बदल दिया गया, उसे बदल के 2022-23 कर दिया गया। उसके अलावा दूसरा कारण रुपये का कमजोर होना भी है, क्योंकि जब GDP को डॉलर में बदला जाता है तो रुपया कमजोर हो रहा है। उस कारण से भारत की GDP का आकार कम दिखता है। बाकी इस रिपोर्ट को जारी किया IMF ने। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना होती है 1 जुलाई 1944। इसका लेटेस्ट 191 नंबर का सदस्य देश बना था
लिंकटेनस्टाइन 2024 में ही। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी हमारे उर्जित पटेल बने थे। एक याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट, तो इसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही जारी करता है। आज जो हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं वो यही वाली है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि अभी टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को कहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मंजूरी मिल गई है, तो आंसर होगा धोलेरा में। तो याद रखना, अभी सरकार ने गुजरात के धोलेरा में टाटा सेमीकंडक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लिमिटेड की फैक्ट्री लगाने के लिए भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मंजूरी दे दी है। ये जो प्लांट लगाएगा टाटा, ये लगभग 91,000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश होगा। ये भारत की पहली चिप सेमीकंडक्टर बनाने वाली फैक्ट्री होगी। मतलब अभी तक भारत में सिर्फ चिप की पैकेजिंग और टेस्टिंग होती थी, पर अब धोलेरा में पूरी चिप शुरुआत से यहाँ पर बनाई जाएगी। इसी को फैब्रिकेशन कहते हैं। और ऐसा करने से क्या फायदा होगा, विदेशों से जो हम चिप खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उस पर हमारी निर्भरता कम होगी, क्योंकि हम खुद चिप बनाएंगे। टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। मोबाइल, लैपटॉप, कार वगैरह, इनकी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी और मजबूत होगी। बाकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब एक ऐसा इलाका जहां कंपनियों को टैक्स में छूट मिलती है, आयात और निर्यात आसान होता है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। मकसद है कंपनियों को आकर्षित करना और एक्सपोर्ट बढ़ाना। वैसे आपको याद होना चाहिए, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन कांडला गुजरात में 1965 में स्थापित किया गया था। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। और कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी डेली पीडीएफ और इनकी प्रैक्टिस के लिए जो क्विज है वो आपको मिले जाते हैं क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी आपको क्विक रिविजन करवा देते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल पहला प्रश्न पूछा गया था कि कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर किसने इतिहास रच दिया, तो आंसर होगा आर वैशाली ने। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया अभी हाल ही में प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए स्पोर्ट जीनोमिक्स प्रोग्राम अभी लॉन्च किया किसने, तो आंसर होगा गुजरात ने। और अभी मार्च महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया किसे, संजू सैमसन को। और महिलाओं में दिया गया अमेलिया केयर को, न्यूजीलैंड की है। फिर अगले में पूछ रहे हैं स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए भी सरकार ने कौन सी नई योजना शुरू की है, तो आंसर होगा स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में घोषित भारत ताइवान औद्योगिक पार्क ये गुजरात के किन दो स्थानों पर विकसित किया जाएगा इसे, तो आंसर होगा साणंद और धोलेरा में। और विश्व कला दिवस ये मनाया गया अभी 15 अप्रैल को। और किस भारतीय महिला क्रिकेटर को एगिलिटास के स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड 18 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो आंसर होगा स्मृति मंदाना। और फिर पूछा भी एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन कहां पर किया गया, राजाजी टाइगर पार्क में। और आखिरी प्रश्न पूछा था अभी ईरानी सरकार किस शासन विरोधी महिला को फांसी पर चढ़ाने जा रही है, ये पहली महिला होगी अगर इनके साथ ऐसा हुआ तो। उनका नाम क्या है, बीता हेम्मती। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा गया था कुसुनपुर किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है, तो आंसर होगा उड़ीसा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न